देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे सबसे बड़ी खबर का। आज जो दिल्ली में संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, आपको बता दें कि इस बजट सत्र का जो सत्र है वो 9 फरवरी तक चलाया जाएगा और संसद का बजट सत्र कल दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र को लेकर कल चर्चा हुई थी और कल पीएम मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल संसद बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को कल यानी पेश किया जाएगा बजट। खास बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये बजट है, आखिरी बजट होगा। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को इस अंतिम बजट को पेश करेंगी, यानी कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट को पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अंतरिम बजट सिर्फ नई सरकार आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए पेश किया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की तरफ से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, उसके बाद जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए बजट में आम जनता के लिए राहत की उम्मीद भी आंकी जा रही है। हालांकि बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र का मुख्य एजेंडा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कई दलों के नेताओं की बैठक में कहा कि सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश कर सकती हैं, जहां पर राष्ट्रपति शासन है। जोशी ने यह भी कहा था कि 17वीं लोकसभा के 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र का जो मुख्य एजेंडा है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी इस बजट सत्र में। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब भी दिया जाना है इस बजट सत्र में। जानकारी के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में ये अहम मुद्दे पर चर्चा की गई थी। बजट सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक की गई थी। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि वित्त मंत्री को अंतरिम बजट में कई केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को शामिल करना चाहिए। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से प्रवेश शर्मा, हमारे संवाददाता। प्रवेश, कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश होना है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल ही जो है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये अपील करने की कोशिश की थी कि जो भी कार्यक्रम हो या बात करें बजट पर, जो चर्चा हो या बजट पेश हो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, और उसके लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई थी। और उसके बाद आज से जो बजट का सत्र का पहला दिन है और कल बजट पेश निर्मला सीतारमण जो है ये बजट पेश करेंगे और पूरी जो बजट को लेकर चर्चा है वो पूर्ण हो चुकी है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल बजट सत्र पेश होगा और हंगामे के भी आसार हैं, विपक्ष कई मुद्दों पर वहां पर सवाल उठाएगा, तो उसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ऐसा अमूमन लगातार देखा जाता है और विपक्ष का ये काम भी बनता है। और विपक्ष हर बार जो है जब भी बजट पेश होगा तो बजट की जो खामियां है उसको गिनाएगा, जबकि सरकार जो है बजट में अपनी जो खूबियां हैं, बात करें जो उनकी
वो गुण है जिसकी वजह से बजट जो है पेश किए जा रहे हैं, सरकार उनको दिखाने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष जो है लगातार उसकी खामियां गिनाने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि जब भी बजट पेश होता है तो कहीं ना कहीं हमेशा हमने देखा है कि थोड़ा बहुत हंगामा जरूर होता है, और ऐसा कल भी आपको मिलेगा। और हो सकता है कि आज भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा बहुत हंगामा विपक्ष की तरफ से आज भी हो, क्योंकि विपक्ष भी एक रणनीति के तहत पहुंचेगा और पूरी रणनीति लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए तैयार कर ली गई है। प्रवेश, इस बजट सत्र में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के उठने के ज्यादा आकलन किए जा रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल, देखिए लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, या बात करें महिला जो है सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने पहले भी कई बार हंगामा किया है, और इस बार फिर से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष उसी उसी बिंदुओं को, या बात करें उन्हीं केंद्र को बनाकर फिर से हंगामा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि जो बजट है विशेष रूप से शिक्षा, व्यापार और कई ऐसे मुद्दों को लेकर ध्यान में रखकर पूरा तैयार किया गया है, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण कल उसको पेश करेंगी। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर रखी है, और विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। जी प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस बार बजट सत्र का जो मुख्य एजेंडा है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, तो आपको क्या लगता है और क्या कुछ जानकारी है कि विपक्ष उनके अभिभाषण के दौरान कुछ हंगामा कर सकता है? देखिए, अमूमन जब भी बजट की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति पहले संबोधन करते हैं, और हर बार ऐसा प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, और इसमें किसी प्रकार का कोई हंगामा देखने की उम्मीद नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के संबोधन के बाद जब बजट का सत्र शुरू होगा तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं आपको हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा जो मुद्दा है, या बात करें जो पूरी जो रणनीति है, वो लोकसभा चुनाव को लेकर है, और लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। उसको देखते हुए विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों अपने अपने गुण या ऐसी मुद्दों को गिनाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से दोबारा उनको सत्ता पर काबिज होने पे फायदा हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश आपका। आगे आप हमसे जुड़े रहिए, आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि आज संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा और आखिरी अंतरिम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट सत्र के अंतरिम बजट को पेश करेंगी। उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश सुनेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला दिवस आयोग का आज स्थापना दिवस है और 32वां स्थापना दिवस आज है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज भारत मंडपम में स्थापना दिवस, महिला दिवस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती जानकी पटनायक ने की थी। दूसरे आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर श्रीमती मोहिनी गिरी ने की थी। तीसरे आयोग का गठन 1999 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती विभा पार्थ सारथी ने की थी। बत्तीसवां महिला आयोग स्थापना दिवस आज गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस आज 32वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। पहली बार आयोग की स्थापना 31
जनवरी 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस का 31वां राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस है। 32वां स्थापना दिवस समारोह का आज आयोजन किया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आज भारत मंडपम में महिला आयोग के स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग का 32वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार कर ली गई है और आज लगभग 3 बजे ये कार्यक्रम शुरुआत होगी और भारत मंडपम में इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग इसी तरीके से अपना स्थापना दिवस मनाता रहा है और पिछले वर्ष की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की थी। जी, वहां पर गृह मंत्री पहुंच रहे हैं आज इस कार्यक्रम में। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए पूरा कार्यक्रम जो है भारत मंडपम में रखा गया है। वहाँ का जो पूरा इलाका है वो पहले से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री लगभग 3 बजे के आसपास वहां पर पहुंचेंगे और 3 बजे के 1 घंटा पहले लगभग 2 बजे के आसपास पूरे जो रूट है, बात करें यातायात के जो रूट है, उनको पहले से डाइवर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई ऐसे दिग्गज भी वहां पर पहुंच रहे हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर पहले से ही दिल्ली पुलिस की बात करें तो अपनी पैनी नजर रखे हुए और लगातार भारत मंडपम का जो एरिया है पहले से उसको छावनी में तब्दील कर रखा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं कि महिला आयोग की जो कार्यक्रम है उसमें सुरक्षा को मद्देनजर लेते हुए किस तरह से व्यवस्था की गई है और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं उस कार्यक्रम में। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहां पर महिला आयोग के तमाम पदाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद होंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको विशेष रूप से बता दूं जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार काम करता है और विशेष रूप से जो महिला से संबंधित जो क्राइम होते हैं, बात करें महिलाओं के शोषण होते हैं या कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर महिलाओं को आपत्ति होती है, परेशानी होती है, तो राष्ट्रीय महिला ऐसे मुद्दों को लगातार उठाती है। और बात अगर सुरक्षा की करें तो चाहे वो उनके अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, उनको लगातार सुरक्षा दी जाती है क्योंकि वो हर इलाके, हर उन गली में पहुंचते हैं जहां पर महिला की आवाज को उठाने की कोशिश की जाती है और जो महिला उनसे संपर्क करती है तो लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग हो वहां पर उनके पूरी टीम पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है और लगातार जो है दिल्ली पुलिस पर भी दबाव बनाकर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको लेकर एफआईआर तक दर्ज जो है राष्ट्रीय महिला आयोग कराती है। तो बात अगर उनके पदाधिकारी और अध्यक्ष की करें तो वो लगातार दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। इसके अलावा जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद उनके पहुंचने से पहले ही पूरे इलाके को मैंने पहले ही बताया कि छावनी में तब्दील कर रखा है। हर आने जाने वाले की पूछताछ जो है चेकिंग होगी, जांच होगी, उसके बाद उसको इस कार्यक्रम में पहुंचने की इजाजत दी जाएगी। जी, प्रवेश, इस महिला आयोग स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री महिलाओं को कुछ तोहफा दे सकते हैं क्या? कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि ऐसा कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन जरूर एक अपडेट मेरे पास है जिसमें वो एक संबोधन करेंगे जिसमें वो राष्ट्रीय महिला आयोग को धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे और विशेष रूप से उनके जो कार्यकलाप है या बात करें जो उनके कार्य है उनका धन्यवाद देते नजर आएंगे क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचकर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो पूरा कार्यक्रम को संबोधन करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। विशेष रूप से मैं बता दूं एक जो है संबोधन कर पूरे कार्यक्रम को धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस का जो आयोजन हो रहा है, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस पर 32वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है महिला आयोग का। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। महिला आयोग हमेशा से महिलाओं के प्रति सजग रहता है और इसीलिए आज महिला आयोग दिवस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 32वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रुक कर लेते हैं प्रयागराज का, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। जस्टिस रोहित रंजन सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। याचिका में वजू खाने का एएसआई से सर्वे की मांग की गई। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। आपको बता दें कि हिंदू महिला वादियों ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर लिया है। एएसआई को सीलबंद क्षेत्र से मिले शिवलिंग की प्रकृति और उसकी विशेषताओं का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। ज्ञानवापी पर आई एएसआई यानी पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट को मानने से मस्जिद समिति ने इनकार कर दिया है। अंजुमन जामिया मस्जिद ने साफ कर दिया है कि वो रिपोर्ट को चुनौती देना जारी रखेंगे। समिति ने एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई है हाई कोर्ट में, और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल। माफ कीजिएगा, हमारे साथ प्रयागराज से विनय जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विनय, आज फिर से ज्ञानवापी मामले में सुनवाई है और वजू खाने का जो याचिका दायर की गई थी उसी पर आज फिर से सुनवाई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज होनी है। कि इस दिन परिसर में मौजूद वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज होनी है। हम आपको बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी। जी, मुस्लिम पक्षकार हमेशा से इस याचिका को चुनौती देते रहते हैं। राखी सिंह की जो याचिका है उसको चुनौती देते रहते हैं। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में आपको? जी, इससे पहले की जो 8 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 19 दिसंबर 2023 को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि वजू खाने की अगर हम बात करें तो वजू खाने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया जा चुका है, और एएसआई सर्वे में वहां पर जो है शिवलिंग मिला था, उसके बावजूद भी मुस्लिम पक्षकार मानता हुआ नहीं दिख रहा है और वो बार बार इस फैसले को चुनौती दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ सामने आ सकता है? जी, आपको बता दें कि जो वजू खाने में शिवलिंग मिला था उस पर जो है हिंदू पक्ष ने जो याचिका दायर की, आज उसी पर सुनवाई होनी है। और मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आज जो है एक हो सकता है एक अहम फैसला आए, और इससे जो है हिंदू पक्ष में जो है एक बेताबी सी बनी है इस फैसले को लेकर के। जी,
आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से ज्ञानवापी की सुनवाई होने जा रही है और राखी सिंह की ये याचिका है। इससे पहले कई बार भी इस पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन आज जो सुनवाई होने वाली है वो मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि चाहे जितनी आप सुनवाई करवा लीजिए, चाहे जितने अपने पक्ष में फैसले करवा लीजिए, लेकिन हम बार बार हर फैसले को चुनौती देते रहेंगे तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है, जो प्रयागराज के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं आसपास के, उनका क्या कहना है? जो यहाँ के लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जुड़े हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो उनका यह मानना है कि वहां पे जो है जो मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिली हैं, भगवान शिव की जो है शिवलिंग मिली है और हनुमान जी के जो खंडित मूर्तियां, गणेश की प्रतिमाएं मिली हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे साफ हो जाता है कि वहां हजारों साल पहले मंदिर था और उन्हें इस फैसले का जो है इंतजार भी है कि ये फैसला जो है हिंदू पक्ष में हो और जैसे कि अयोध्या में श्री राम जी विराजमान हुए वैसे ही जो है यहाँ पे जो है महादेव का एक बढ़िया भव्य वो मिले, मंदिर बने। जी विनय, लेकिन मुस्लिम पक्षकार जो है वो मूर्तियां जो मिली हैं उसको, जो एसआई की सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, मूर्तियां मिली हैं, बावजूद इसके मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर हुआ करता था। जी आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले 26 जुलाई 2023 को मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अगर हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। इस तरीके से जो है मुस्लिम पक्ष ने जो है ये इस तरीके की धमकियां दी थी। जी विनय, पूर्वी दरवाजा भी इसका जो है वो मंदिर के अवशेष वहां पर पाए गए हैं और जिस तरह से वहां पे देखा गया है कि पश्चिमी दरवाजे की तरफ, पूर्वी और पश्चिमी दरवाजे की तरफ मंदिर के कुछ अवशेष भी मिले हैं, उसके बावजूद मुस्लिम पक्षकार नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है एसआई की सर्वे में जो चीजें वहां मिली हैं, हिंदू देवी देवताओं के, पक्षियों के जो है पुरातत्व के मिले हैं जो निशान वहां पे कि हजारों साल के प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये हजारों साल पुराने ये मूर्तियां हैं, लेकिन फिर भी जो है मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आज ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई है वहां पर और आज हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका क्या कहना है वहां पर? जी आप आज जो है अहम ये सुनवाई होनी है, लेकिन हिंदू पक्ष को बेसब्री से इंतजार है इस घड़ी का, उस फैसले का कि यहाँ पे जो है भगवान की जो है यहाँ मंदिर बने, जो मस्जिद में इस तरीके से जो है जहाँ की शिवलिंग, वजू खाने के पास में शिवलिंग पाया गया और वो अनादर होता था जो मूर्तियों का, तो उन्हें काफी इसका जो है रोष भी है व्याप्त हिंदू पक्ष में। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं को इस फैसले का, इस घड़ी का इंतजार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी याचिका में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। राखी सिंह और अन्य के मामले पर यह सुनवाई होनी है। राखी सिंह ने याचिका दायर की थी, एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जो ज्ञानवापी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में वजू खाने एसआई सर्वे की मांग की गई थी। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की तरफ से चुनौती दी गई थी। रुक कर लेते हैं अगली खबर कर, जहां पर रामपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोपहर 1:30 पर तहसील बिलासपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शादी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। रामपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:30 पर तहसील बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
शादी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे की शादी है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए रामपुर पहुंच रहे हैं। तकरीबन 1:30 पर तहसील बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए रामपुर पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तमाम दिग्गज नेताओं के आने के भी जताए जा रहे हैं संदेश। शादी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम मंत्री तमाम नेता इस शादी समारोह में शामिल होंगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे की शादी है, इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 पर पहुंचेंगे रामपुर सीएम। जानकारी के मुताबिक तमाम नेता मंत्री भी इस शादी समारोह में पहुंचने के लिए रामपुर जाएंगे। अगली खबर बरेली से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में चेंज ओवर करेंगे। दोपहर 1:25 पर होगा उनका चेंज ओवर। त्रिशूल एयरबेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ चेंज ओवर करेंगे। एयरबेस पर 5 से 10 मिनट तक रुकने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि एयरबेस से बिलासपुर रामपुर के लिए रवाना होंगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए त्रिशूल एयरबेस से सर्किट हाउस की तरफ जाएंगे। जिला प्रशासन ने पुख्ता किए हैं सुरक्षा के इंतजाम। त्रिशूल एयरबेस से सर्किट हाउस तक प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं मुख्यमंत्री के आगमन के लेकर के। एयरबेस पर 5 से 10 मिनट तक रुकेंगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए रामपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। त्रिशूल एयरबेस से सर्किट हाउस तक प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली में चेंज ओवर होगा। दोपहर 1:25 पर उनका चेंज ओवर होगा। त्रिशूल एयरबेस पर करेंगे सीएम योगी चेंज ओवर। एयरबेस पर 5 से 10 मिनट तक रुकने की संभावना जताई जा रही है। एयरबेस से बिलासपुर रामपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य मंत्री बलदेव सिंह के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं रामपुर। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगली खबर मैनपुरी से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज मैनपुरी दौरा है। आपको बता दें कि निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंच रहे हैं। राम नरेश यादव के बेटे के तिलक समारोह में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1:30 पर अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज मैनपुरी दौरा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश मैनपुरी पहुंच रहे हैं। राम नरेश यादव के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1:30 पर मैनपुरी पहुंचेंगे अखिलेश।
राम नरेश यादव के बेटे तिलक समारोह में जाएंगे अखिलेश यादव, निजी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दोपहर 1:30 पर अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज मैनपुरी दौरा है, निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का आज मैनपुरी दौरा, तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं अखिलेश यादव मैनपुरी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत एक बार फिर से घने कोहरे की चादर में ढक गया है। घने कोहरे की चादर में लिपटा है पूरा दिल्ली एनसीआर। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हुई है 0। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद बारिश के आसार। मौसम विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पंजाब के अमृतसर, पटियाला, हरियाणा के अंबाला, राजस्थान के गंगानगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बहुत अधिक घना कोहरा। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हुई 0। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में फिर घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। उत्तर भारत में फिर घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से आम जनजीवन व्यस्त दिख रहा है, अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 हुई है। दिल्ली में बारिश के भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। उत्तर भारत में फिर से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर ढका हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 हुई है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश दिल्ली से जुड़ चुके हैं और पवन तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली एनसीआर पूरा कोहरे की चादर में ढक गया है, क्या कुछ हालात है वहां के? बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 दिन से लगातार दिल्ली में जो है पूरा कोहरा, इतनी चादर छाई हुई है कि विजिबिलिटी की बात करें बिल्कुल 0 है। और ठंड का सितम दिल्ली में पूरा चरम सीमा पे है। दिल्ली में कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है और विशेष रूप से मैं बता दूं कि जिनके सर पर छत नहीं है वो लोग इस सर्दी का सामना करते हुए बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरी दिल्ली में सर्दी के साथ साथ कोहरा है, तो कहीं ना कहीं उसे जो वाहनों की रफ्तार है वो भी थम गई है। साफ तौर पर मैं बता दूं, दिल्ली में कई लगभग 178 फ्लाइटें कल रद्द की गई थी। उसके अलावा आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में फिर से वही सीन देखने को मिल रहा है। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलेगी और आप बाहर की तरफ देखेंगे तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, विजिबिलिटी 0 है। स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, दफ्तर जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। और इसके अलावा दिल्ली में अभी के टेम्परेचर की बात करें तो वो 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जी प्रवेश, जिस तरह से आईजीआई एयरपोर्ट पर भी पूरी धुंध नजर आ रही है और पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर से ढक गया है और वहां पर अलाव की भी व्यवस्था नहीं है, तो लोगों का कहना क्या है, किस तरह से वो ठंड से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के कारण अलाव जलाना तो बैन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस ठंड से बचना है तो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। और ये मैं साफ तौर पर कहूं तो ये एक मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, विशेष रूप से आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको इस सर्दी से बचने के लिए एक अलाव का सहारा चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट का जो एरिया होता है उसके आसपास आपको कहीं भी अलाव जलाने की पूर्ण रूप से आजादी नहीं होती है, और यही वजह है कि लोग सर्दी का सितम जो है वो ज्यादा झेल रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित या बचाव करने के लिए खुद अलाव जलाकर आपको हाथ सेकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से कोहरा और सर्दी दोनों लगातार दिल्ली में जारी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और मैं विशेष रूप से बता दूं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी जरूर किया है कि बारिश होगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है, विशेष रूप से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो लगातार फेल नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पिछले 3-4 दिन पहले भी कई बरसात की बात कही थी, 1 जनवरी को बरसात की बात कही थी। उसके अलावा कई बार ऐसी घोषणाएं हुई, लेकिन अभी तक दिल्ली वासियों को बरसात के दर्शन नहीं हुए। जी जी, रुक करेंगे पवन तिवारी का राजधानी लखनऊ से। पवन, राजधानी लखनऊ के क्या हालात है ठंड और कोहरे के? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों की तुलना में कोहरा हल्का कम हुआ है, और बात की जाए ठंडक की तो ठंडक भी कम हुई है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हुआ है पहाड़ों पर, उसके कारण जो पहले हवाएं चल रही थी, पश्चिमी हवाएं चल रही थी, वो पूर्वाई हवाएं हो गई। पूर्वा हवा चलने के कारण जो मौसम है वो साफ हुआ है, और दिन में हल्की धूप खिल रही है। तो धूप खिलने से जो तापमान में उसमें वृद्धि हुई है, और लोगों को जो पिछले 25 से 30 दिनों में कड़ाके की ठंडक पड़ रही थी उससे राहत जरूर मिली है। हाँ, अगर मौसम विज्ञान विभाग की बात की जाए तो उन्होंने आज लगभग 20 से अधिक जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया था कि जो 31 यानी आज से 4 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होगी, साथ ही साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। कुछ इलाकों में जो है ओला भी गिर सकता है। तो कुल मिलाकर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया है, और बारिश की जो संभावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो लगातार बनी हुई हैं। तो और बात की जाए लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कोहरे का कहर अभी लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। कोहरे के कारण अगर कल की बात की जाए तो कल लगभग 20 से अधिक फ्लाइटें राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण से उड़ने वाली हैं, वो लेट हुई थी। साथ ही साथ 2 फ्लाइटों को निरस्त किया गया था और 1 फ्लाइट डायवर्जन की गई थी। तो कोहरे का कहर अभी लगातार जारी है, लेकिन जो ठंडक पड़ रही थी, भीषण ठंडक राजधानी लखनऊ में थी, उससे जरूर कहीं ना कहीं राहत मिली है। और आने वाले दिनों में जो बूंदाबांदी होने वाली है, इससे दोबारा लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जी पवन, राजधानी लखनऊ में नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो लोग अपने घरों में नहीं रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कहीं सर छुपाने की जगह नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ठंड से बचने के लिए? जी सोनम, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए रैन बसेरों के इंतजाम किए गए थे, और लगातार जो जिला अधिकारी हैं और मंडलायुक्त रोशन जैकब हैं, वो लगातार उन रैन बसेरों में घूम घूम कर उसमें जो सुविधाएं हैं उसका जायजा ले रही थी। तो रैन बसेरे तो पर्याप्त मात्रा में लगाए गए थे। हाँ, इस बार अलाव की बात की जाए तो अलाव पर्याप्त मात्रा में राजधानी लखनऊ में नहीं लगाए गए थे। अलाव की वजह से जो पिछले दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, उससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर बात की जाए पिछले 2 दिनों की, तो मौसम में परिवर्तन होने और मौसम साफ होने तथा धूप खिलने से लोगों को राहत की सांस मिली है। अलाव की जो इस बार व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं कम हो पाई, क्योंकि जिस तरह से 1 महीने लगातार जबरदस्त ठंडक पड़ी है और कोल्ड डे की स्थिति में लखनऊ रहा है, उसके बाद जो ये लोग राहगीर थे, सड़कों पर चलने वाले लोग थे, दुकानदार थे, वो कहीं ना कहीं भीषण ठंडक की चपेट में थे। लेकिन अलाव की समुचित व्यवस्था अभी उत्तर राजधानी लखनऊ में नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है मौसम साफ है और लोगों को ठंडक से राहत मिली है। जी वापस से रुक कर लेते हैं संवाददाता प्रवेश शर्मा का दिल्ली से। प्रवेश, दिल्ली प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? आम लोगों को क्या राहत मिल रही है? प्रशासन की तरफ से क्या सांत्वना दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो लोग ऐसे हैं जिनके पास छत का इंतजाम नहीं है, या बात करें मजदूर तबका है जो दिल्ली में बाहर से आकर कमाने के लिए आते हैं, उनके लिए रैन बसेरे का जरूर एक छत का सहारा दिया जाता है। और उसमें रैन बसेरे की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से विशेष रूप से कंबल और खाने की व्यवस्था जरूर दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं काफी नहीं है। लोगों को अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह जब उठ रहे हैं तो लगातार से ठंडी हवाओं का सिस्टम भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर है और उसके अलावा कपकपाती हुई सर्दी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को
सर्दी के कारण कई ऐसे काम है जो उनको छोड़ने पड़ रहे हैं। मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि छोटे बच्चे, स्कूलों का टाइम जरूर बदलाव में आ गया है, 9 बजे का स्कूल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को स्कूल जाने में खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा साथ में जो माता पिता है, या बात करें उनको स्कूल छोड़ने की जो सुविधा है, व्यवस्था है, उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और लोग इस कड़कड़ाती सर्दी में कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरों में थोड़ी बहुत सुविधा जरूर दी जा रही है। जी प्रवेश, जो दूसरे प्रदेशों से आकर के दिल्ली में लोग काम करने के लिए आए हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने क्या समुचित व्यवस्था की है ठंड से बचने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरे में इंतजाम किया जाता है और रैन बसेरे में कंबल और खाने की व्यवस्था जरूर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी है ज्यादा है दिल्ली के अंदर। लगातार मैं बता दूं पिछले 3-4 दिनों से जो है तापमान में गिरावट भी देखी जा रही थी। और आज की बात करें तो, इस समय की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को रैन बसेरे में जो सुविधा दी जा रही है उन लोगों के लिए वो काफी नहीं है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मजदूर तबके की मैं बात करूं, विशेष रूप से ऐसे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, उनको 2 वक्त का खाना और छत तो जरूर दी जा रही है, लेकिन इस सर्दी से बचने के लिए एक कंबल कहीं ना कहीं काफी नजर नहीं आ रहा है। जी, वापस से रुक कर लेते हैं पवन का। पवन, राजधानी में अलाव को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है नगर निगम की तरफ से? जी सोनम, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में अलाव की व्यवस्थाएं की गई थी लेकिन राजधानी लखनऊ का क्षेत्रफल काफी बड़ा होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें आता है और काफी बड़ा इसका क्षेत्रफल, जिसको देखते हुए जिस तरह से अलाव के इंतजाम नगर निगम को करने चाहिए थे वो इंतजाम इस बार पूरे नहीं हो पाए हैं। बात की जाए तो कुछ विशिष्ट चौराहों पर और कुछ अन्य चौराहों पर जो है नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की थी, लेकिन जिस तरह से पब्लिक इस बार जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे जो पब्लिक सड़कों पर निकलने वाली थी, जो दुकानदार थे, हर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर इस बार जो कड़ाके की ठंड पड़ी उसमें दुकानदार और राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ, नगर निगम प्रशासन और मुख्यमंत्री ने लगातार आदेश दिए थे कि बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाए, पर्याप्त जो है नगर निगम जो है लकड़ी की व्यवस्था करे। लेकिन जिस तरह से इस बार ठंडक पड़ी है उस बार नगर निगम ने अपनी जो अलाव जलाने की कवायद थी उसमें तेजी तो जरूर दिखाई, लेकिन पूरी जगह पर अलाव व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ, ग्रामीण इलाकों पवन, कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर तस्वीरों में ये देखा गया कि राजधानी में रैन बसेरों की तो व्यवस्था है, लेकिन गरीब लोग जो हैं वो उन रैन बसेरों में पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी, बात की जाए तो रैन बसेरों की व्यवस्था जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उनके लिए की गई है। जो ग्रामीण है या जो गरीब लोग हैं जिनके पास अपना मकान है और उनको जो है रैन बसेरों में उनके लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो सड़कों पर लोग घूम रहे थे या राहगीर थे जिनको रात में रुकने की जरूरत थी उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई थी। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाई हैं। लेकिन अगर बात की जाए लखनऊ शहर की, तो यहाँ पर रैन बसेरे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगर निगम द्वारा रैन बसेरे बनाए गए थे और रैन बसेरों में पर्याप्त इंतजाम भी किया गया था। इसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट था और लगातार खुद जिला अधिकारी और मंडल आयुक्त रोशन जैकब इन रैन बसेरों की लगातार समीक्षा कर रहे थे और वहां जो भी कमियां पाई गई उसको लेकर तुरंत जो है उसको दूर करने के आदेश भी जारी किए गए। और साथ ही साथ बात की जाए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में जो ठीक है पवन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी जानकारी साझा करने के लिए। शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।